अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम ऑर्डर 7 प्लेन से रिलेटेड कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किए थे कुछ टिप्स रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग अ प्लेन, जो चीज़ें आपको कुछ ख्याल रखनी चाहिए। और हम इससे पहले सीरीज़ में रिटन स्टेटमेंट पर भी टिप्स डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने टिप्स के बाद लॉ के बारे में ऑर्डर 8 देखा था। आज हम ऑर्डर 7 CPC 1908 का से जो डील करता है प्लेन से उसको देखेंगे और देखेंगे कि जो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि आपने प्लेन में ड्राफ्टिंग में ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि कोर्ट का नाम आपने लिखना है, डिफेंडेंट के एड्रेस लिखने हैं, प्लेंटिफ के एड्रेस वगैरह और प्रेयर एक्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी उनको कौन सी लीगल प्रोविजन अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ आज हम देखेंगे। और अगर आपको सैम्पल चाहिए प्लेन का तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके भी देख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अपलोड भी कर दूँ अपने फेसबुक पेज पर, तो उसको ज़रूर उसको भी लाइक करें और शेयर करके देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 7 CPC से, जो कि प्लेन को एड्रेस करता है। प्लेन बेसिकली प्लेंटिव फाइल करता है, जो दावा आप होता है, जो सूट जब आप फाइल करते हो तो उसमें जो आपकी सारी असर्शंस होती हैं जो वो प्लेंट में आपकी फॉर्म में की जाती हैं और ये प्लेंटिव की तरफ से फाइल की जाती है। इससे जो रूल 1 है ऑर्डर 7 का, वो आपको बताते हैं कि प्लेंट में क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। इसमें से कोर्ट का नाम होना चाहिए, जैसे हमने पहले देखा था कि कोर्ट का नाम सबसे टॉप पर लिखा होता है। कोर्ट का नाम आपने मेंशन करना लाजमी है। आपने डिफेंडेंट्स, अब सबसे पहले प्लेंटिफ आपने मेंशन करने हैं, कितने प्लेंटिफ्स हैं, उनके क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर डिफेंडेंट के नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ आएगा। इसमें आपने और भी चीज़ें, आपने जो रिलीफ मांग रहे हैं, जो प्रेयर जो हम लिखते हैं वो इसलिए लिखते हुए ऑर्डर 7 रूल 1 कहता है कि आपने रिलीफ स्पेसिफिकली स्टेट करना है। आपने एक कोर्ट का इख्तियार समाअत है या नहीं वो आपने प्लेन में लिखना है। आपने कॉज ऑफ एक्शन के बारे में लिखना है। इसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है वो एक इंटरेस्टिंग टर्म है। कॉज ऑफ एक्शन इसमें ऑर्डर 7 में डिफाइन तो नहीं किया गया, लेकिन आपको इस पर जजमेंट्स मिलेगी, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर स्क्रीन के तरफ भी आ जाएं कि जो जजमेंट बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन बताती हैं कि वो सारे फैक्ट्स जो कि बेसिस बनती हैं जिस पर आपके वो एक फेवरेबल जजमेंट दी जाए। जैसे कि एक जजमेंट है PLE 2007 लाहौर की 518 DB की जजमेंट है। इसमें आपको पुरानी जजमेंट्स के अंदर भी आपको काफ़ी सारी जजमेंट मिल जाएंगी कॉज ऑफ एक्शन पर, जो कि जैसे कहती हैं कि इट रेफर्स टू एवरी फैक्ट विच इफ ट्रांसवर्स शुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव और सपोर्ट हिज राइट। मतलब हर इसको एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर एक मैं दावा कर रहा हूँ जिसमें मैं एलर्ज कर रहा हूँ कि मेरा राइट था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत रिकॉर्ड कर दिया गया है किसी फॉर्म में, और वो उसको मैं करेक्शन के लिए चाह रहा हूँ, तो मेरा कॉज ऑफ एक्शन जो अक्रू होगा सबसे पहले तब अक्रू होगा कि वो फैक्ट कि उन्होंने जब मेरा नाम गलत या मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत रिकॉर्ड की, तो मेरा कॉज ऑफ एक्शन सबसे पहले उस वक्त राइज हुआ। उसके बाद मेरा कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि हम कंप्लेंट में लिखते हैं। तो कंटिन्यू तब करेगा जब मैं करेक्शन के लिए गया और मेरा नाम उन्होंने तब भी ठीक नहीं किया, कॉज ऑफ एक्शन कंटिन्यू कर रहा है। तो ये आप एग्जांपल एक ले सकते हैं कि आपने वो फैक्ट जो कि बेसिस बन सकता है आपके फेवरेबल जजमेंट के लिए, जिसकी वजह से आपका कोई राइट या आपका कोई नुकसान हुआ। ये कॉज ऑफ एक्शन के बारे में और भी काफ़ी जजमेंट्स हैं, ये काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है, इस पर ज़रूर आपको ज़रा पढ़ना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे लिमिटेशन भी देखी जाती है। आपका जो प्रेयर है वो भी आपको कॉज ऑफ एक्शन से कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन प्लेन में समझना, मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है। और भी फिर आप रूल 1 में देखेंगे, इसमें और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई जो कि प्लेन में आपकी होनी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं रूल 2 पर। रूल 2 बेसिकली मनी सूट से डील करता है, या इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई अमाउंट लिख रहे हैं जो रिकवरेबल है या अमाउंट कोई लिखना चाह रहे हैं आप प्लेन में, तो ये आपको उसको नंबर्स फॉर्म में भी लिखनी चाहिए और वर्ड्स फॉर्म में भी लिखनी चाहिए, दोनों फॉर्म में, ताकि बिल्कुल प्रिसाइज और क्लियर अमाउंट हो, इसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। तो रूल 2 आपको बेसिकली उसमें बताता है। रूल 2 मेंस प्रॉफिट्स का भी जिक्र करता है। मेंस प्रॉफिट्स बेसिकली वो होते हैं कि अगर कोई टेनेंट है जिसने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया किसी लैंड को, तो वो प्रॉफिट्स जो लैंड से वो एंजॉय कर रहा है इलीगली, तो वो प्रॉफिट लैंडलॉर्ड के रिकवरेबल हैं, तो वो अगर आप मेंशन करें तो आपको उसको भी प्रिसाइसली मेंशन करना है। फिर आ जाता है रूल 3 कि अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई घर है या कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें अगर आप वो मेंशन कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर और वो आप अपने प्लेन में लिख रहे हैं, तो आपको उसको स्पेसिफाई करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन को आपको स्पेसिफाई करना है। आप उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते। वो आप स्पेसिफाई उसके जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर से भी कर सकते हैं, या जैसे उसके खसरा नंबर से कर सकते हैं, जो कि एक यूनिक नंबर होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का।
तो आपको फ़र्द में भी मिलेगा और खसरा गिरदावरी जमा बंदी वगैरह में मिलेगा, जो कि स्पेसिफिक नंबर एक होता है जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई क्लियरली होनी चाहिए कि किस प्रॉपर्टी के बारे में सब्जेक्ट मैटर के जिक्र हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं रूल 4 पर कि अगर प्लेंटिव रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत पे फाइल कर रहा है तो उसको अपनी प्लेन में ज़रूरी है कि वो लिखे कि उसका कोई मफाद तो नहीं है उस केस में, और वो ये भी लिखे कि उसकी क्या हैसियत है जिसके तहत वो फाइल कर रहा है, अगर एज ए रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर रहा है। उसके बाद आ जाता है रूल 5। बेसिकली रूल 5 आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर प्लेंटिव डिफेंडेंट में कोई कलूजन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लेंटिव अगेंस्ट है डिफेंडेंट के। तो अगर कोई ट्रस्ट है प्लेंटिव डिफेंडेंट के दरमियान, कोई उनका मुआहदा हुआ है या कोई लाइबिलिटी है तो डिफेंडेंट वो करता है प्लेंटिव को, तो वो भी चीज़ें आपने इस रूल के तहत आपके प्लेंट में वो मौजूदा होनी चाहिए। उसके बाद आता है रूल 6। रूल 6 आपको ये बताता है कि अगर आपकी प्लेंट में टाइम लिमिटेशन के इशू है और आप टाइम लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद कर रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप अपनी प्लेंट में लिखें कि कौन सी आर्टिकल है लिमिटेशन एक्ट के तहत जिसके आप एग्जाम्पशन सीख कर रहे हैं और उसके तहत आपकी प्लेंट फाइल कर रहे हैं और आप इन टाइम समझ रहे हैं। तो वो आप आर्टिकल आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट का अपनी प्लेंट के अंदर, तभी आपकी प्लेंट कामयाब होगी। उसके बाद आ जाता है रूल 7, जो कि कह रहे हैं कि रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, कि रिलीफ जो भी आप मांग रहे हैं आपने स्पेसिफिकली स्टेट करना है अपने प्रेयर में जो भी आपका रिलीफ है, मतलब तो वो कॉज ऑफ एक्शन से कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। इसका ये भी मतलब है कोई ऐसे कोई अगर कोई जनरल रिलीफ है तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो कोड आपको जो खुद भी दे सकती है वो आपको खुद भी दे देगी। आप उसको एनी अदर रिलीफ जो कोड डीम फिट भी आप लाइन ऐड कर सकते हैं जो अक्सर ऐड की जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप स्पेसिफिकली स्टेट करें कि क्या है क्या रिलीफ आप मांग रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड। और सेकेंडली अगर कोई रिलीफ ऐसा है जो कि आप भूल गए हैं स्टेट करना, तो ये फिर आपको ये इशू होगा कि आप कोर्ट की रिलीफ के बगैर एक एप्लीकेशन दिए बगैर, जो कि अगर कोर्ट की डिस्कशन है वो एक्सेप्ट करे नहीं करे मेरिट्स पर, तो उसके एप्लीकेशन के बगैर आप बाद में कोई नया रिलीफ ऐड नहीं कर सकते, कोई नया आप प्रेयर में कोई पॉइंट इशू रेज नहीं कर सकते। तो आपको ये एडवाइस होगी कि अपना काफ़ी जो अच्छे लॉयर हैं तो मैंने देखा है वो अक्सर प्रेयर से शुरू करते हैं कि अपनी प्लेन वो प्रेयर पहले ड्राफ्ट करते हैं कि उनको पता होता है कि उनको रिलीफ क्या चाहिए, उनका एंड गोल क्या है प्लेयर इस दावे से, तो वो पहले वो ड्राफ्ट करते हैं, उसके तहत फिर वो पूरी अपनी प्लेन के बाकी फैक्ट्स वगैरह देखते हैं ताकि एक चीज़ कॉरस्पॉन्ड करे, एक कोहेजन हो, ये ना हो कि वो बिल्कुल इररेलेवेंट कोई चीज़ ऐसी आ रही हो। तो ये भी एक टिप है कि अगर आप कुछ चाहें तो आप प्रेयर से भी साथ ले सकते हैं अपनी ड्राफ्टिंग का। उसके बाद रूल 8 में भी आता है कि रिलीफ और कॉज ऑफ एक्शन को कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए, इस पर बात कर चुके हैं। रूल 9 बेसिकली प्रोसीजर बताता है प्लेंट को एडमिट करने के लिए। इसमें प्रोसीजर में ये है कि आपको प्लेंट के में इंडेक्स होना चाहिए, आपको उसमें आपको जब कोर्ट जाते हैं तो आपको फॉर्म वो देते हैं जिसमें आप सारा फिल करते हो कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं एज एविडेंस। वो आपने पहले ही इंडेक्स में स्पेसिफाई करने कि ये डॉक्यूमेंट ये चीज़ मैं एविडेंस के तहत अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में आपको विदाउट लीव ऑफ कोर्ट कभी इजाज़त नहीं होगी कि बाद में आप डॉक्यूमेंट कोई भी ऐड कर सके जो आपके प्लेंट में आपने ऐड नहीं किया है। सिवाय एक एक्सेप्शन है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर डिफेंडेंट की विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है उसमें अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी आपको इजाज़त हो सकती है, बट उसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करें विद द प्लेंट। उसके बाद रूल 10 to 14 जो रूल्स हैं बेसिकली इसको हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा डिफेंडेंट से भी रिलेट करते हैं, वो भी इन्वोक कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ प्लेन, रिजेक्शन ऑफ प्लेन, ये काफ़ी एक्सटेंसिव इन पर डिस्कशन की जा सकती है, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, इस पर इंशाल्लाह आप कभी वीडियो करेंगे। लेकिन ये डिफेंडेंट ज़्यादातर इन्वोक करते हैं, लेकिन इन रूल से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आप ये ध्यान रखें कि प्लेंट में आप ऐसी चीज़ ज़रूर डालें जिससे ये रूल इन्वोक ना हो, मतलब कॉज ऑफ एक्शन अगर डिफीट कर रहा है आपकी प्लेन पर, आपकी प्लेन में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो आप ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपकी प्लेन उड़ सकती है। तो आप ज़रूर कोशिश करें कॉज ऑफ एक्शन हो, किसी और लॉ में बार ना हो एक्सेट्रा, ये चीज़ें आप पहले से ही इंश्योर कर लें कि आपकी प्लेन इसमें कॉम्पिटेंट है। उसके बाद है रूल 15, 16, 18 जो हमने पहले बात की थी, क्रॉस एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं, उससे रिलेटेड प्लेन ऐसे जो भी इसके हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रोसीजर ही है, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बेसिकली कुछ चीज़ें हैं और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और रूल 20 to 26 में भी एड्रेस के बारे में है, समन्स के बारे में है,
कि प्लेन में आपने कैसे मेंशन करने हैं एड्रेसेस, गलत एड्रेस हो, एड्रेस चेंज करना हो, ये प्रोसीजर चीज़ें हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, पता होनी चाहिए कि एड्रेस वगैरह इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं एक केस वैसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एट द एंड, कि जो मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग सा लगा था कि आपने सारा लॉ तो पढ़ लिया, आपने अपनी प्लेन भी ड्राफ्ट कर ली, तो एक जजमेंट है PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट 35 फुल बेंच की, आपके ऊपर स्क्रीन पर भी आ जाएगी, अगर कोई गलती हो तो आप साइटेशन ज़रूर स्क्रीन वाली फॉलो कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की। इसमें उन्होंने ये किया गया था कि कोर्ट हेल्ड किया था कि कोर्ट प्लेन की सब्सटेंस को देखती है इंस्टेड ऑफ फॉर्म, कि जो सब्सटेंस है एज अ होल वो प्लेन को एग्जामिन करेगी और वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगी कि क्या इसमें अटैच किया जा रहा है, और जस्टिस और मेरिट्स पर आपकी जजमेंट होगी, क्योंकि और भी इस पर आपको जजमेंट मिल जाएंगी जो कि कहती हैं कि प्लेन में आपको मियर टेक्निकलिटीज़, किसी भी CPC में मियर टेक्निकलिटीज़ पर आपको कोर्ट प्रेफर नहीं करती, वो डिसीजन मेरिट्स पर प्रेफर करती है। तो अगर आपकी कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो भी गई हैं तो आप इस जजमेंट का सारा उठा के आप इस पर रिलाई करके वो करेक्ट कर सकते हैं, या आपको वो मेरिट से डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन एज अ गुड लॉयर आप कोशिश करें पहले से आपकी सारी आपने ऑर्डर 7 पढ़ा हो, इस पर आप खुद भी जजमेंट्स पढ़ें, डिफरेंट कमेंट्रीज पढ़ें, और मेक श्योर करेंगे आपकी प्लेन जितनी अच्छी ड्राफ्टेड है उतने ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये था आज का लेक्चर, मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। हमने एक लेक्चर भी नहीं, हमने एक ओवरव्यू लिया था ऑर्डर 7 का, और इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस भी हम ऑर्डर रूल 10, 11 पर भी करेंगे और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर करते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।